कि पंजाब में जिस वक्त नशे को लेकर पूरा देश चर्चा करता था, इस वक्त बिहार में उससे ज़्यादा स्थिति खराब है। कोकेन पहुंच रहा है, ब्राउन शुगर पहुंच रहा है, हर तरह के बैन ड्रग्स पहुंच रहे हैं। इस वक्त बिहार में जो टीनेजर्स हैं वो मेजॉरिटी इसका शिकार हो चुके हैं। आप देश के किसी शहर में चले जाइए, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, कहीं पे भी, और सुबह वहाँ के लेबर चौक पे चले जाइए और एक रैंडम सर्वे कर लीजिए ऐसे ही खड़े होकर कि सुपौल ज़िले से कितने लोग हो, मधेपुरा ज़िले से कितने हो, सहरसा ज़िले से कितने हो, किशनगंज से कितने हो, अररिया से कितने हो। आपको समझ में आएगा कि ये लेबर चौक जो चंडीगढ़ मोहाली के लेबर चौक पे खड़े हैं जितने लोग, 300-400 लोग, उसमें 90% उन्हीं 3-4 जिलों से। पूरे देश में एक ही जगह से एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 30 घंटा 35 घंटा लगता है और उसमें एक भी स्लीपर कोच नहीं है, सारे के सारे जनरल कोच है। और ये बात आज तक कोसी क्षेत्र के लोगों को खटकी नहीं कि पूरे देश में सिर्फ सहरसा से ही अमृतसर के लिए ऐसी ट्रेन क्यों चलती है। और ये नहीं समझ में आया कि आपके नीति निर्धारक, माई बाप, सरकार आपको किस नज़र से देख रहे हैं। सोचा होगा कि जैसे मुर्गे को ले जा सकते हैं, जैसे भेड़ बकरी को ले जा सकते हैं, वैसे ही कोसी क्षेत्र के लोगों को भी ले जा सकते हैं, और लोग जा रहे हैं खुशी खुशी। एक समाज एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी बात करूँगा तो फिर आपको शायद ऐसा लगेगा कि एक मायने में कोसी की हालत बिल्कुल दयनीय है इस वक्त। जब आप सुनेंगे कि वो पंच अभिशाप क्या है तो आपके जितने दर्शक हैं सुनने वाले, उनको खुद समझ में आएगा कि अरे ये तो बिहार की बात कर रहा है। और हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सुन रहे होंगे, पूर्वांचल में सुन रहे होंगे आपकी इस बात को, उनको लगेगा कि ये तो पूर्वांचल की बात कर रहा है। बिहार के भीतर इन दिनों तरह तरह की यात्राएं हो रही हैं। किन्हीं में कोई राजनीतिक पार्टी उस यात्रा को अपने तरीके से संचालित कर रही है, कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी संचालित कर रही है, और उसके अलावा भी ऐसे भी लोग हैं जो अपने तरीके से कुछ कुछ यात्राएं करने की जुगत में लगे हैं। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हैं अनुपम, युवा हल्ला बोल के संस्थापक हैं। इससे पहले भी बिहार में एक यात्रा कर चुके हैं। तब भी जो नारा उन लोगों ने दिया था वो था कि आत्महत्या नहीं आंदोलन होगा, से लेकर के बदलेगी हवा और उसे बदलेगा देश का युवा। और इस बीच फिर से वो एक पंच अभिशाप की बात कहने लगे हैं। बिहार के लिहाज से, बिहार जिस तरीके से हम सभी अपने बातचीत के क्रम में कहते हैं कि एक डेड एंड स्टेट है जिसके पास संभावनाएं बहुत सीमित हैं, माइग्रेशन अपने तरह का एक सच है, और वो महापंचायत जो होने की बातचीत हो रही है वो कोसी में हो रही है। कोसी मतलब कटान, कोसी का मतलब बाढ़। यही तो समझना है कि और भी कुछ है, क्या है, क्यों महापंचायत लग रहा है कि कोसी में, और क्या कोसी उस महापंचायत को, आपकी मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, इसमें आप छोटी छोटी सभाएं कर रहे थे, तो क्या है रिसेप्शन, कैसा रिस्पांस, क्यों दिल्ली पटना होते हुए कोसी तक? देखिए, दरअसल ये जो सवाल है वाजिब सवाल है। हमारे आंदोलन का काम देश के कई राज्यों में रहा है, देश भर में रहा है, और हम एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करने की जुगत में लगातार लगे रहे हैं। और उसमें ये प्रश्न आना लाजमी है कि अभी आप कोसी महापंचायत और कोसी के आंदोलन की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, एक उसका फैक्टर तो ये है, एक प्रेरणा ये है, और उसके लिए मैं गांधी जी की एक सूक्ति है उसका उदाहरण देना चाहता हूँ। वो हमेशा कहा करते थे कि कोई भी निर्णय लेते वक्त, फैसला लेते वक्त हमें अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम कोसी क्षेत्र में आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो फिर उसको हम देश का आंदोलन नहीं कहेंगे। साथ साथ थोड़ा सीमांचल को नहीं लेंगे? हाँ, कोसी सीमांचल। मैं जब कोसी कह रहा हूँ तो एक मायने में जो एक्सटेंडेड कोसी है, कोसी से भी ज़्यादा बुरी स्थिति है सीमांचल की। देखिए, जो इंडिकेटर्स हैं ना डेवलपमेंटल, उन पे तो वो दिखता है कि कोसी से भी ज़्यादा बुरा हाल होना। लेकिन मैं जब अभी अभिशाप की बात करूँगा और जो एक समाज एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी बात करूँगा तो फिर आपको शायद ऐसा लगेगा कि एक मायने में कोसी की हालत बिल्कुल दयनीय है इस वक्त। तो एक तो कारण ये कि कोसी के चयन का क्यों। दूसरा, देखिए, आपने इस यात्रा का जिक्र किया, कुछ महीने पहले हमने लगातार नॉन स्टॉप बिना ब्रेक के चंपारण से लेकर पटना तक की यात्रा की थी बिहार के सभी ज़िलों में, और व्यापक स्तर पे जनसंपर्क किया था, बहुत बड़े पैमाने पे संवाद स्थापित किया था। लेकिन वो यात्रा मूल रूप से सीखने, समझने, ऑब्ज़र्व करने की यात्रा थी। उसमें
उसमें तो मैं खुद को इवॉल्व होते देख रहा था। बहुत ज़्यादा क्या हम बदल पाते या ठीक कर पाते, खुद को ही तैयार करने की कोशिश थी। और उस यात्रा से जो सीख समझ मिली, उसके आधार पे लगा कि कई ऐसे विषय हैं जो हमारे बिहार के लोगों के जीवन को सीधे तौर पे और बहुत ही नेगेटिव तौर पे प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी अपर्याप्त चर्चा होती है, जो राजनीतिक विमर्श में नहीं होता है, और यहाँ तक कि समाज के स्तर पे भी सामूहिक चर्चा नहीं होती है। तो ऐसे विषय तो कई थे, लेकिन मुझे लगा कि 5 ऐसे विषय हैं, मुद्दे हैं, जो मोर और लेस इन पांचों की अगर हम बात जब करते हैं तो वो लगभग हर फैमिली को डायरेक्टली टच कर जाता है, सीधे तौर पे छूता है और उसको प्रभावित करता है। तो उसी को हमने कहा है कि ये पंच अभिशाप है। दरअसल हम बिहार के पंच अभिशाप की बात कर रहे हैं। तो जब हम कोसी के पंच अभिशाप की बात करते हैं और जब आप सुनेंगे कि वो पंच अभिशाप क्या है, तो आपके जितने दर्शक हैं सुनने वाले, उनको खुद समझ में आएगा कि अरे ये तो बिहार की बात कर रहा है। और हो सकता है कि जो उत्तर प्रदेश में जो सुन रहे होंगे, पूर्वांचल में सुन रहे होंगे आपकी इस बात को, उनको लगेगा कि ये तो पूर्वांचल की बात कर रहा है। तो एक मायने में कल्चरली हम जिस बेल्ट से हैं, वो जिन अभिशापों के जकड़न में आ चुका है, उसकी बात हो रही है। और अगर देशव्यापी आंदोलन खड़ा करना है तो देशव्यापी आंदोलन देखिए हवा में तो होता नहीं है, उसका तो कोई ना कोई भौगोलिक केंद्र होगा। और अगर हम जिन विषयों की बात कर रहे हैं, उन विषयों पे सबसे बुरा हाल जहाँ पे है, वो भौगोलिक केंद्र अगर नहीं होगा तो फिर और क्या होगा। उदाहरण से मैं आपके दर्शकों को समझा सकता हूँ कि हमने अभी किसान आंदोलन देखा। ठीक है। देश में वो किसान आंदोलन हर मायने में राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। हर राज्य की भागीदारी थी, देश भर के लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे। लेकिन मूल रूप से उस आंदोलन का जो एपी सेंटर था वो था पंजाब। और पंजाब में भी मुख्य रूप से 3-4 ज़िले, वो वहाँ का आंदोलन था जो पंजाब का आंदोलन बनता है। और फिर जब वो दिल्ली की बॉर्डर पर आते हैं, सिंघू बॉर्डर पे, तो वो हरियाणा का बन जाता है। जब वो गाज़ीपुर बॉर्डर आते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बन जाता है। जब वो राजस्थान बॉर्डर पे जाते हैं तो राजस्थान, गंगानगर, हनुमाननगर का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। और फिर वो दिल्ली के घेराव के बाद वो देश का आंदोलन हो जाता है, जिसमें देश के हर वर्ग की हिस्सेदारी थी। लेकिन वो तब हो पाया जब उसका एक भौगोलिक केंद्र था, एक जोग्राफिकल एपी सेंटर था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम जिस आंदोलन की ज़रूरत महसूस करते हैं, यह देश प्यासा है इस वक्त उस आंदोलन के लिए, मैं कह रहा हूँ। और वो आंदोलन अभी हुआ नहीं है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा फेलियर हम जैसे लोगों का या उन राजनीतिक लोगों का है जिनके ऊपर प्रमुख रूप से जो दावा करते हैं कि उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो कोसी का जो क्षेत्र है वो उस देशव्यापी आंदोलन का भौगोलिक केंद्र हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए सबसे पहला जो हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, जो महापंचायत बुला रहे हैं, वो सुपौल के गांधी मैदान में गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को कर रहे हैं। गांधी जी की बातों से प्रेरित हो रहे हैं, गांधी जयंती पर गांधी मैदान में महापंचायत बुला रहे हैं। और जो आपने सभाओं का जिक्र किया, तो इस महापंचायत की विधिवत घोषणा तो अभी प्रेस वार्ता में हुई, लेकिन उसकी विधिवत घोषणा, सार्वजनिक घोषणा के पहले से ही पिछले 20 दिन से कम मैं कई छोटी छोटी बैठकें कर रहा था, जो कि सभा का रूप ले रही थी, वो बैठक नहीं थी। ये सभाएं पंचायत स्तर पे हो रही थी, और पंचायत स्तर पे हो रही इन सभाओं में 300-400 लोग ऑन एन एवरेज हर सभा में बिना कोई लंबे नोटिस के और बिना बहुत ज़्यादा तैयारी के, गांव घर में हम लोग कहते हैं कि भाई बिना भोज के 200 लोग इकट्ठा नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई तैयारी, कोई खर्चा नहीं, लेकिन 300, 400, 500 लोग एक गांव के एकत्रित हो रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और मेरी कोशिश ये थी कि इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले उन सब लोगों के बीच बातचीत हो जो इसके मुख्य रूप से आयोजक होंगे। तो मुझे लगता है अगर सुपौल ज़िले में गांधी मैदान में 2 अक्टूबर को कोसी महापंचायत हो रहा है, तो कम से कम सुपौल ज़िले के तो लोग तो इसके आयोजक ही होंगे ना। वो तो उनकी प्रमुख रूप से भूमिका और उनकी जिम्मेदारी है इसको ज़मीन पर उतारने की। तो इन सभाओं के जरिए मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हमारा ये जो क्षेत्र है, बिहार का तो है ही, कोसी का जो क्षेत्र है, वो एक मायने में कई चीज़ों को मजबूरन एक्सेप्ट कर चुका है। जो पावर डायनामिक्स है, जो सत्ता जिनके पास है, उसकी हर बात स्वीकार्य हो जा रही है। तो लोकतंत्र में समाज को जितना जीवंत होना चाहिए, जितना जागृत होना चाहिए और जितना प्रतिरोध करना चाहिए गलत के खिलाफ,
वो उतना नहीं हो रहा है। तो पहली बड़ी जिम्मेदारी तो ये है कि वो जागृति और वो प्रतिरोध क्षमता फिर से जगाना, विकसित करना। ये रियलाइजेशन तो सबको है। हम पंच अभिशाप की बात करते हैं, सब कहते हैं कि ये तो हम दिन रात अपने घर में यही बात करते हैं। ऐसी कोई नई बात तो हम कह नहीं रहे हैं, बस ये है कि विमर्श का हिस्सा नहीं था। जैसे पंच अभिशाप, क्या है पंच अभिशाप आपके लिहाज से, क्योंकि हम हमारे दर्शक भी थोड़ा जाने समझें। जी जी। तो देखिए, ये पंच अभिशाप जो है वो 5 मुख्य प्रमुख मुद्दे हैं जो मैंने कहा कि बिहार के लोगों को और कोसी के लोगों को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। पहला सबसे बड़ा अभिशाप जिससे इस वक्त हमारा प्रदेश गुजर रहा है वो है नशे का। और बिहार में जो नशे का डिबेट है वो कई बार शराबबंदी का डिबेट बन जाता है। मैं शराब और शराबबंदी की बात मुख्य रूप से नहीं कर रहा हूँ जब मैं नशे की बात कर रहा हूँ। मेरी उससे थोड़ी अलग और उससे ज़्यादा गंभीर चिंता है। ये वो नशा है जो इस वक्त बिहार के टीनेजर्स कर रहे हैं। 9वीं 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे, 15-16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे, जो लोकल नशा से लेकर ऐसे नशे जिसका इंटरनेशनल सप्लाई हो रहा है वो बिहार के गांव-गांव तक पहुंच रहा है। आप उदाहरण के लिए देखिए, गांव घर में लोग जानते होंगे कोरेक्स को नशे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पंचर बनाने वाला सोल्यूशन है उससे लोग अपनी मानसिक शारीरिक क्षमता ख़त्म कर रहे हैं इस समय। इसके अलावा ये तो लोकली अवेलेबल नशा है, लेकिन कोकेन पहुंच रहा है, ब्राउन शुगर पहुंच रहा है, हर तरह के बैन ड्रग्स पहुंच रहे हैं। और ये नहीं कि ये सिर्फ शहरों तक सीमित है। गाँव के बारे में कई बार कहा जाता है कि गाँव का मुख्य रूप से चरित्र ये है कि वो एक समुदाय है, लोक लाज है, वहाँ पे लाज लिहाज है। भाई पान दुकान पे चाचा जी पान खा रहे हैं तो 10 मिनट भतीजा रुक जाता है कि चले जाएंगे तब खाएंगे। वो लाज लिहाज लोक लाज भी खत्म हो चुका है। गांव घर के गली मोहल्ले में, दिन के समय आम के बगीचे में गाछी में, शाम के समय किसी स्कूल के मैदान में, आप बिहार के किसी गांव में जाके देख लीजिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और ये जितनी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सब रिलेट कर पा रहे होंगे। और इस समस्या पे सामूहिक रूप से जो चर्चा होनी चाहिए वो बिल्कुल एब्सेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा घर में बात हो जाती है कि फलनवा के बेटा जो है वो तो बिगड़ रहा है। वो समझ नहीं रहे कि जो फलनवा के बेटा बिगड़ रहा है, जब पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, तो आप उसमें एक ओसिस की तरह अलग से 30 मार खा नहीं है कि आपका बच्चा जो है वो कुछ और हो जाएगा अगर समाज नहीं बचा तो। मुझे लगता है इस वक्त बिहार में जो टीनेजर्स हैं वो मेजॉरिटी इसका शिकार हो चुके हैं। मैं कोई प्रतिशत नहीं देना चाहता हूँ कि 70%, 80%, लेकिन जितने इससे बचे हुए हैं उससे ज़्यादा इसके शिकार हो चुके हैं। ये पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। और हम लोग पंजाब की कहानी हमने खूब सुनी है, उस पर फिल्में बनी, उड़ता पंजाब से लेकर खूब मीडिया रिपोर्ट्स हुई। हमारा काम तो पंजाब में भी रहा है आंदोलन का। मैं पंजाब में खूब घूम चुका हूँ, देख चुका हूँ। और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि पंजाब में जिस वक्त नशे को लेकर पूरा देश चर्चा करता था, इस वक्त बिहार में उससे ज़्यादा स्थिति खराब है। और इस वक्त बिहार में भी चर्चा नहीं होती है, बिहार के उस गांव में भी चर्चा नहीं होती है जिस गांव के समाज का ताना बाना बिगड़ चुका है इस कारण से। अब उस नशे के लिए पहले, अब नशा कोई 2000-3000 के कुछ ग्राम अगर कोई ब्राउन शुगर खरीद रहा है 17 साल का बच्चा, वो कहाँ से पैसे ला रहा है? तो सबसे पहले अपने पिताजी की जेब पे हाथ मारेगा, फिर रिश्तेदारों के मारेगा, और फिर उसके बाद वो और चोरी करेगा और तरह के अपराध करेगा। तो पहले तो नशे की लत लग गई, उसके लिए अपराध, और नशा कर लेगा उसके बाद अपराध, उसके बाद तो वो बादशाह है, उसके बाद तो उसको कोई रोक टोक नहीं है। फिर वो चोरी करेगा, मोबाइल छीनेगा, मोटरसाइकिल छीनेगा, किसी के घर में छलांग लगाएगा, छेड़खानी करेगा, कट्टा भी रखेगा तो फायरिंग करेगा। ये सब सच्चाई है इस वक्त हमारे बिहार के समाज की। तो ये नशा सिर्फ किसी को व्यक्तिगत रूप से हानि नहीं पहुंचा रहा है, ये पूरे सोसाइटी को, पूरी एक जनरेशन को और पूरे हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है। इस पर कोई पॉलिटिकल लेवल पर डिस्कशन नहीं हो रहा है, सामाजिक स्तर पे भी खुल के चर्चा नहीं हो रही है। हमारे इस आंदोलन का एक मकसद ये है कि इस पर व्यापक चर्चा हो, विमर्श हो, एक ऐसा मॉरल फोर्स बने कि जिससे कुछ सकारात्मक बदलाव हो। आप जब जा रहे हैं लोगों के बीच में तो ग्राउंड से कैसा रिस्पॉन्स है? तो देखिए, जैसे ये तो एक अभिशाप हुआ, मैंने कहा, तो मैं इसको ये 5 को तुरंत शॉर्ट में बता के फिर बताता हूँ कि इस पर ये रिस्पांस कैसा है।
देखिए दूसरा जो भीषण बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी पूरे देश में है और हम तो मुख्य रूप से बेरोज़गारी के खिलाफ ही आंदोलन पे काम करते रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो देश भर में बेरोज़गारी है उसकी सबसे बुरी हालत जो है बिहार में है, और बिहार में जो है उसकी सबसे बुरी हालत कोसी सीमांचल के क्षेत्र में है। आप देश के किसी शहर में चले जाइए, चंडीगढ़, बेंगलोर, अहमदाबाद, कहीं पे भी, और सुबह वहाँ के लेबर चौक पे चले जाइए और एक रैंडम सर्वे कर लीजिए ऐसे ही खड़े होकर कि सुपौल ज़िले से कितने लोग हो, मधेपुरा ज़िले से कितने हो, सहरसा ज़िले से कितने हो, किशनगंज से कितने हो, अररिया से कितने हो। आपको समझ में आएगा कि ये लेबर चौक जो चंडीगढ़ मोहाली के लेबर चौक पे खड़े हैं जितने लोग, 300-400 लोग, उसमें 90% उन्हीं 3-4 जिलों से। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ उस क्षेत्र की स्थिति ज़्यादा बुरी है कि आप साउथ बिहार भी जाएंगे, आप तो जानते हैं साउथ बिहार को बहुत अच्छे से, तो जो मज़दूरों का जो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन है वो बिहार में भी उसी क्षेत्र से है। तो स्थिति ऐसी है, मैं एक उदाहरण अपनी सभाओं में देता हूँ कि पूरे देश में एक ही जगह से एक ऐसी ट्रेन चलती है जिसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने में 30 घंटा 35 घंटा लगता है, और उसमें एक भी स्लीपर कोच नहीं है, सारे के सारे जनरल कोच है। और ये बात आज तक कोसी क्षेत्र के लोगों को खटकी नहीं कि पूरे देश में सिर्फ सहरसा से ही अमृतसर के लिए ऐसी ट्रेन क्यों चलती है। और ये नहीं समझ में आया कि आपके नीति निर्धारक, माई बाप, सरकार आपको किस नज़र से देख रहे हैं। भाई ट्रेन तो खुद नहीं चल गई ना, लोगों ने सोचा होगा, बैठा होगा टेबल पे बैठे होंगे, फिर सोचा होगा कि जैसे मुर्गे को ले जा सकते हैं, जैसे भेड़ बकरी को ले जा सकते हैं, वैसे ही कोसी क्षेत्र के लोगों को भी ले जा सकते हैं, और लोग जा रहे हैं खुशी खुशी। यहाँ पे ईगो, लॉकडाउन चलते चलते ट्रेन चलती थी, यहाँ पे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुँचती, यहाँ पे ईगो को ठेस नहीं पहुँचती, लेकिन भाई से झगड़े में पहुँच जाती है। किसी के घर पे गए, कुर्सी देने में देर हो गई तो उसमें बड़ा ईगो को ठेस पहुँच गया। लेकिन कलेक्टिवली सोसाइटी को किस नज़र से स्टेट देख रहा है, यहाँ पे ईगो को ठेस नहीं पहुँचती। तो ये तो भीषण बेरोजगारी का ही परिचायक है ये। तीसरा देखिए, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार की। कहने को तो एम्स पटना में खुल गया और कहने को तो एम्स दरभंगा में भी खुल गया है, जिसकी खोज लोग झाड़ी छील छील के कर रहे हैं कि दरभंगा का एम्स मिल जाए। लेकिन बिहार की जो हालत है इस वक्त, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। नॉर्मल हाल की एक बात से बढ़ते हैं हम आगे। यहीं बिल्कुल नज़दीक में जहाँ हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, पारस हॉस्पिटल है। अभी डीएम साहब, जो पटना के डीएम साहब हैं, उनकी तबीयत खराब हो, डेंगू हुआ उन्हें, तो उन्हें पारस में ले जाकर के एडमिट करना पड़ा। कोई सरकारी अस्पताल उन्हें इस प्रदेश का नहीं मिला जहाँ वो एडमिट हो सकते। फिर आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद, जो कि इस प्रदेश के मुखिया रहे इतने लंबे समय तक, उनकी तबीयत जब खराब हुई तो वो भी पारस में एडमिट हुई। और नीतीश जी दोनों लोगों को, वो डीएम को भी देखने गए और लालू जी को भी देखने गए। तो ये तो स्थिति है। तो स्वास्थ्य पर बिल्कुल, जाहिर तो तौर पर ये तो मजमा तो लूट ही रहे हैं, चाहे मंगल पांडे लूटे हों, चाहे अभी कोई लूटे हो। देखिए, इसमें व्यक्तियों और सरकार और एक पार्टी का दोष नहीं है, मैं ये बात भी अपनी सभाओं में कह रहा हूँ। और जिस तरह से बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसी तरह से बदतर शिक्षा बिहार की। और जैसा मैंने कहा कि इसमें सिर्फ व्यक्तियों को दोष देना, क्योंकि जितनी बार मैं बदतर शिक्षा आजकल बोल रहा हूँ, जितने पत्रकारों से बात हुई, सब मुझे के पाठक को लेकर कोई सवाल पूछ देते हैं कि पाठक साहब के आने के बाद क्या हुआ। और मैं उनको यही कहता हूँ कि भाई, इतना जब कोई पूरी व्यवस्था एक आदमी हीरोइज्म के इर्द गिर्द घूमने लग जाए कि के पाठक आ गए तो सब ठीक हो जाएगा और वो थे तो ठीक नहीं था, ये तो इस बात का एग्जाम्पल है कि व्यवस्था है ही नहीं। आपके कोई सुपरमैन आएगा तो ठीक करेगा, और वो आदमी नहीं है तो गड़बड़ है। इतना व्यक्ति केंद्रित आपकी व्यवस्था है अगर, तो इसका मतलब व्यवस्था है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा स्टेटमेंट है पूरी व्यवस्था के ऊपर। तो शिक्षा व्यवस्था को तो देखिए, हर सरकार ने बिल्कुल प्लान्ड और सुनियोजित और ढंग से, बहुत जिम्मेदारी से ये सब शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि बिहार के नौजवान लोग अगर शिक्षित रहें तो बिहार का समाज इस तरह का मृत नहीं रहेगा जिस तरह का बना दिया गया है। इस तरह से खामियों को, गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, और इस तरह बरगलाया नहीं जा सकेगा कि वो जाति का वैभव लौटाने का काम विधायक को देगा, धर्म की रक्षा करने का काम अपने सांसद को देगा। ये बिहार के लोग नहीं करते अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक होती तो ये तो 4 बातें हो गई शिक्षा व्यवस्था। और 5वां मुझे लगता है जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिस पर फिर से मीडिया में और राजनीतिक विमर्श में कम चर्चा होती है, लेकिन लगभग हर परिवार को प्रभावित कर रहा है, वो है भूमि विवाद, बिहार में विशेष तौर पे। और ये बिहार के कोसी क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा। और हमारी टीम ने बाकायदा इस पे थोड़ा स्टडी किया और ये देखा कि सीईओ बीडीओ ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक सबसे ज़्यादा जो फरियादी आते हैं वो सब ज़मीन के झगड़े, ज़मीन के झंझट वाले हैं।
हर परिवार तनाव में है। जिसका कोर्ट कचहरी प्रशासन तक मामला चल गया वो तो है ही, जिसका मामला नहीं गया है वो भी तनाव में है। जिसका विवाद नहीं है उसको भी पता है कि कल कोई विवाद हो जाएगा। तो या तो भूमिहीन है या भूमि है तो भूमि को लेकर परेशान है, उसको जाल समझ लिया है। और इसका एक डायनेमिक्स है कि गांव घर में कैसे जो है सो एटमाइज़ करके जो सोसाइटी को रखने की बात हम लोग करते हैं। और हमारे दिल्ली बॉम्बे में बैठ के कई सारे बुद्धिजीवी जो कहते हैं सोसाइटी एटमाइज़ हो गया, वो कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ कैसे हुआ। दो भाई में कैसे झगड़ा लगाया जाए और कैसे दोनों से नेताजी दरबारी कराए। ये किसी भी गांव में घूम जाए बिहार के गांव में, और जो दरबारी करा ले उन्हीं के कंधे पर बैठ के कोई विधायक बन रहा है, उन्हीं के कंधे पे बैठ के पॉलिटिक्स हो रही है। पूरा राजनीतिक मॉडल बिहार का इसी पे चल रहा है। हर टोले में हर भाई दियाद जो है आपस में तनाव में है, और उसको पता है कि उसका नुकसान हो जाएगा अगर वो फलाने जगह दरबारी नहीं करेगा। तो क्या सोसाइटी एकजुट होगी अपने मुद्दे को लेकर जब यहाँ पे ही छिन्न भिन्न है। तो ये 5 हैं जो हमने कहा: बढ़ता नशा, बदतर शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, भीषण बेरोजगारी और भूमि विवाद। ये 5 इस वक्त बिहार के पंच अभिशाप हैं।